अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉर स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स, सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इट्स ऑल फ्री फॉर यू। आज का हमारा टॉपिक, क्योंकि 2 दिन से हम मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का आज हमारा तीसरा टॉपिक है। इंशाल्लाह कल संडे है और अब आपसे इंशाल्लाह कल संडे है, कल संडे को इंशाल्लाह मैं लाइव सेशन करूंगा सुबह मॉर्निंग में अपने फेसबुक पेज पे, एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर इन पाकिस्तान, सुबह 11 से 12 बजे तक। इस दौरान पूरे वीक के अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं। और आज हमारा इंशाल्लाह मैनेजमेंट का अभी आज टॉपिक है लास्ट, और इंशाल्लाह फिर मैनेजमेंट का जब भी टॉपिक आएगा मैं आपको बताऊंगा, और मंडे को इंशाल्लाह हम किसी नई टॉपिक से शुरू करेंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम है जी मैनेजिंग ए कल्चरल एंड एथिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी चैप्टर नंबर 3 है आज हमारा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी, हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है जी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एथिकल डिसीजंस। ठीक है, और इसमें हम एथिकल डिसीजंस उनकी नेचर को स्टडी करेंगे। दूसरा है डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वेदर स्पेसिफिक पीपल मेक एथिकल डिसीजंस। उसको हम देखेंगे फैक्टर्स को जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी स्पेसिफिक लोगों को एथिकल डिसीजन लेने में। एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट ए कंपनीज कल्चर, कंपनी के कल्चर को डिस्कस करेंगे किसी भी कंपनी के। फिर लास्ट है, सॉरी सेकंड लास्ट है, एक्सप्लेन द मेन अप्रोचेस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे सीएसआर भी कहते हैं, उसकी अप्रोचेस को हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में डिस्कस टेक्निक्स मैनेजर्स कैन यूज टू मैनेज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, हर किस्म के डाइवर्सिफाई किस्म के लोग होते हैं, उनको आपने लेकर चलना होता है और अपने काम से अपने हिसाब से उनसे काम आपने लेना होता है। अब आगे जी पहला टॉपिक, द मीटिंग द मीनिंग ऑफ एथिक्स। एथिक्स के लफ्जी मानी क्या है? इसका मतलब है द स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड मॉरल जजमेंट, आल्सो द स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट कंडक्ट। ठीक है जी, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो आपका बताता है। इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। द एग्जाम इसका है जी व्हाट डिटर्मिन्स द एथिकल बिहेवियर ऑफ वर्क। ठीक है, और उसके बाद नॉर्मेटिव जजमेंट होती है, कंपैरेटिव एवेल्यूएशन स्टेटिंग और इम्प्लाइंग द समथिंग इज गुड और बैड। ये वो जजमेंट है कि हमें हर इंसान को पता होता है ये काम अच्छा है या बुरा है, या ये जो भी हम काम कर रहे हैं ये हमारे लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा दे सकता है या नुकसान दे सकता है, या हमारी एथिकल नॉर्म्स के साथ मैच करता है। या तो उसके अच्छे नताइज होंगे अगर आप अच्छी सोच के साथ काम करेंगे, अगर आप एथिकली अनएथिकल काम करें तो ज़ाहिर है वो वर्स्ट होगा और उसके बुरे नताइज होंगे। फिर है जी मॉरलिटी। मॉरलिटी में आप क्या कहते हैं जी, अ सोसाइटी एक्सेप्टेड नॉर्म्स और बिहेवियर, उसके जो भी बिहेवियर्स और नॉर्म्स हम उसको लेकर चलेंगे। अब द नेचर ऑफ एथिक्स क्या हो सकते हैं? एथिक्स रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स कंडक्ट दैट गवर्न एन इंडिविजुअल और ग्रुप। किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप को जो भी कंडक्ट है, उसका जो प्रिंसिपल उसने सेट किया उसके मुताबिक वो अगर वो कंडक्ट करता है तो वो एथिक कहलाता है। नॉर्मेटिव जजमेंट रेफर्स टू समथिंग बीइंग गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, और बैड और वर्स। ये आपको ये एक अच्छे और बुरे की, जिस तरह कहते हैं ना जमीर है, जमीर आपको अच्छा और बुरा सब बता देता है, लेकिन फैसला आपने खुद करना होता है। द लॉ डिटर्मिन्स वेदर समथिंग इज लीगल और इलीगल। और इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए होते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉ डिटर्मिन किए जाते हैं। अ लीगल डिसीजन कैन बी एथिकल और अनएथिकल। ठीक है, अब एथिकल डिसीजन जो होते हैं उनको अगर कोई अनएथिकल काम कर रहा है तो हम उसके लिए लॉज को बनाते हैं, अगर वो उसको तोड़ता है तो उसके हिसाब से फिर उसके साथ कार्रवाई की जाती है ऑफिशियली। अब जी मीनिंग ऑफ एथिक्स, समथिंग मे बी लीगल बट नॉट राइट। कुछ चीज़ें आपको लीगल नज़र आ रही होती हैं लेकिन वो आपके हक में वो फैसला अच्छा नहीं होता, फिर आपने उसको देखना है कि हमने इस फैसले के साथ जाना है या नहीं जाना। इंडिविजुअल मैनी टाइम डिसाइड व्हाट इज मॉरली राइट एंड रॉन्ग। ये हमारी सेल्फ परसेप्शन होती है एक इंडिविजुअल की कि ये जो हम करने जा रहे हैं बाद में हमें वो चीज़ ठीक लग रही होती है, लेकिन असल में वो चीज़ गलत होती है, आपके लिए भी और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और दोनों के लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन हम मिस जजमेंट करके उसको इंप्लीमेंट करते हैं जिसका फ्यूचर में हमें नुकसान होता है। उसके बाद है द ऑर्गेनाइजेशन हैज द एबिलिटी टू शेप डिसीजन मेकिंग। फिर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो उन एथिक्स नॉर्म्स को देखते या ना देखते हुए करनी है।
अब इसका इन्फ्लुएंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट क्या होता है? द बिहेवियर ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एथिकल डिसीजंस। और वही आपकी जो नॉर्मल रूटीन में जो चीज़ें प्रैक्टिस हो रही होती हैं उनको ऑब्जर्व कर रही होती है टॉप मैनेजमेंट, क्या चीज़ एथिकली अप्लाई हो रहा है, जो नॉन एथिकली चीज़ें उनको वो एलिमिनेट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और उनकी प्रिवेंशन के लिए लॉज और रूल्स बनाते हैं। उसको कहते हैं हम एथिक्स, पॉलिसीज एंड कोड्स। Many organizations have their policies and codes. Having a code of ethic will be even more important in the future due to increased diversity in the workforce. अब आपके पास अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अगर मीडियम स्केल पे काम करें, लार्ज स्केल पे काम करें, हर अच्छा बुरा आपको बंदा मिलता है, आपने उसको उसके हिसाब से ही ट्रीट करना है। और कई लोगों को मॉरल वैल्यूज़ का पता होता है, कई लोगों की तरबियत इतनी अच्छी नहीं होती, वो इतनी मॉरल वैल्यूज़ को नहीं वेटेज दे रहे होते हैं। आपने उनको अपने अपने हिसाब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनको ढालना होता है और उनके वक्त के साथ साथ ग्रूमिंग करनी है। अगर वो ग्रूम हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर अल्टीमेटली आपको डिसीजन मेकिंग की तरफ जाता है कि इनके साथ कोई आप एक्शन ले। एथिक प्रोग्राम्स इन प्रैक्टिस, कई ऑर्गेनाइजेशन में एथिक प्रोग्राम्स भी हम बताते हैं। इसमें जॉनसन एंड जॉनसन की मिसाल दी गई है। उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने एथिक की ट्रेनिंग करती हैं थ्रू एचआर, ताकि मॉरल वैल्यूज और एथिक वैल्यूज कंपनीज के अंदर, जो एम्प्लॉयज के अंदर प्लांट की जा सकें। फिर है जी हाउ टू फास्टर एथिक एट वर्क, emphasizes top management's commitment, publish a code, establish compliance mechanism, involve personnel at all level और measure results। अच्छा जी, इसमें है जी हाउ टू फॉस्टर एथिक्स एट वर्क। उसमें द 5 मेन स्टेप्स ऑफ फॉस्टर एथिक्स एनवायरनमेंट एट वर्क जो हमने बता दी हैं। इसको हमने फिर क्या करना है कि जी हमने टॉप मैनेजमेंट की जो कमिटमेंट्स है वो एम्फोसाइज करनी है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। एक पब्लिश कोड ऑफ कंडक्ट, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कौन सी चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक हैं, कौन सी हार्मफुल हैं, कौन सी सोसाइटी के लिए ठीक है, कौन सी सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं, कौन सी एक इंडिविजुअल के लिए ठीक है, कौन सी इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल है। वो सारा कोड ऑफ कंडक्ट एक इन रिटन फॉर्म में पब्लिश किया जाता है। और बाज़ कंपनीज एम्प्लॉयमेंट लेटर के साथ वो एथिकल कोड भी आपके साथ देती हैं कि कोई भी बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले उसकी एथिकल वैल्यूज को रीड कर ले। अगर तो वो कर सकता है तो वो ज्वाइन करे, अगर उसको करने में प्रॉब्लम है तो वो फिर देख ले, अगर नहीं कर उसके अंदर वो एथिक वैल्यूज, तो उसको उसके मुताबिक अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डालना पड़ेगा। फिर है जी एस्टैब्लिश कंप्लायंस मैकेनिज्म। फिर हमने कोई एक मैकेनिज्म, ठीक है, बनाना पड़ता है कि उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अब ये नहीं है कि सिर्फ आपने पब्लिश कर दिया कोड ऑफ कंडक्ट, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे। फिर हमने उसकी कंप्लायंस को भी मेक श्योर करना है, जो कि नॉर्मली थ्रू एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू उसकी कंप्लायंस होती है। इन्वॉल्व पर्सनल एट ऑल लेवल, जितने भी इंप्लॉयज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो काम कर रहे हैं उसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट हर लेवल पे जरूरी होती है। और उसके बाद आपने रिजल्ट मैयर करना होता है कि आपने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको अप्रिशिएट करते हैं। अगर वो फॉलो नहीं करते फिर आप उनके लिए पनिशमेंट डिजाइन करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी क्रिएटिंग द राइट कल्चर। उसमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर? व्हाट इज इट? अ कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ वैल्यूज एंड वेज ऑफ बिहेविंग दैट एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन शेयर। कोई भी एम्प्लॉय जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है उसके अंदर जो खसूसियात हैं उसमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, ठीक है। और वो आकर बिहेव कैसे करता है अपने 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 को वर्कर्स के साथ, उसको भी हम देखते हैं। फिर कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, साइन एंड सिंबल्स ऑफ कॉरपोरेट कल्चर, ठीक है। उसमें हमने अपनी जो भी हैं उसके साइन एंड सिंबल्स हैं, जो भी हमारी एथिकल वैल्यूज डिज़ाइन की हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हमने देखना है। और फिर कल्चरल आर्टिफैक्ट्स आर दी ऑब्वियस साइंस एंड सिंबल्स सच एज रिटन रूल्स, ड्रेस कोड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनीज कल्चर। उसमें आपका ड्रेस कोड हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मल होता है, किसी का इनफॉर्मल होता है। जिसका फॉर्मल होता है उसमें टाई, पैंट कोट, प्रॉपर ड्रेस शर्ट में, कई कई कंपनीज में जीन्स वगैरह अलाउ नहीं होती, ठीक है। उसमें ड्रेस शूज अलाउ होते हैं, आप जॉगर्स नहीं पहन सकते। तो वो जो भी XYZ कंपनी टू कंपनी चीज़ें वेरी करती हैं, आपने उसको फॉलो करना होता है।
उसके बाद है जी पैटर्न एंड बिहेवियर, सेरेमोनियल इवेंट्स, रिटन एंड स्पोकन कमेंट्स एंड एक्चुअल बिहेवियर दैट कंट्रीब्यूट्स टू कॉर्पोरेट कल्चर। सेरेमोनियल इवेंट्स ये होते हैं, ये जो जिस तरह CSR में डिफरेंट, आप किसी भी रफाई काम में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके सेरेमोनियल इवेंट्स में आता है। उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू का पता लगता है कि हाउ कंसर्न योर ऑर्गेनाइजेशन इज विद द सोसाइटी, वो सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रही है और उसका सोसाइटी को क्या पे बैक कर रही है। अब डेफिनेटली इसमें जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें CSR डिपार्टमेंट हर कंपनी में होता है, और वो कुछ ना कुछ जिस भी कंट्री के अंदर वो काम कर रहा है उसकी CSR वैल्यू में उसकी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होती है। पैटर्न, बिहेवियर, वैल्यू एंड बिलीव्स आर आल्सो ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अच्छा, उसमें क्या होता है जी, फिर ये सारा मैंने बता दिया। वैल्यू एंड बिलीव्स, गाइडिंग स्टैंडर्ड्स दैट स्टेट दैट शुड बी प्रैक्टिस। अच्छा, अब कुछ स्टैंडर्ड हमें स्टेट्स की तरफ से भी बताए गए होते हैं, कुछ क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, उसको भी हमने फॉलो करना है। जिस तरह स्मोकिंग, कई इदारों में स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, उसका स्मोकिंग एरिया अलग से होता है, आप उधर जाके स्मोकिंग करते हैं। और कई अदारों में ज़ाहिर है आपको जो स्टेट है वो बाउंड करती है कि इनको कम से कम लंच आवर की 1 घंटे की ब्रेक ने वो आपने देनी पड़ती है। और इसके अलावा लेबर लॉज भी हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं, उनको भी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस जितनी भी हैं वो वैल्यू एंड बिलीव्स के अंदर आती हैं, जो कि स्टेट के थ्रू हमें मिलती हैं। अब मैनेजर का इन्फ्लुएंस क्या है इन सारी एथिकल चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए? उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर होता है कि क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस, वो अपनी जो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉय से जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको बिल्कुल क्लियर अल्फाज में, लाउड एंड क्लियर उनको बता दे कि भाई ये एथिकल कोड्स हैं कंपनी के, इसको आपने फॉलो करना है, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप ट्रबल में आएंगे। यूज साइन एंड सिंबल्स, कई कई ऑर्गेनाइजेशन में उनके साइन एंड सिंबल्स होते हैं, बाज़ दफ़ा यूनिफॉर्म होता है या आपकी जो ड्रेस शर्ट होती है उसके टॉप पे इंग्रेव हुआ होता है, या फिर नेम प्लेट्स होती हैं या कंपनी के लोगोज होते हैं, आपने बैज लगाने होते हैं। नॉर्मली आपने KFC पे या मैकडोनल्ड्स पे देखा होगा, उनका एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म है, उसको फॉलो करना पड़ता है, बैज लगाना पड़ता है। और कई ऑर्गेनाइजेशन में आपके डेजिग्नेशंस भी शो हो रहते हैं, स्पेशली आर्म फोर्सेस के अंदर। तो आपने उन एथिकल उनके जो स्टार्स होते हैं, जो उनके पिप्स होती हैं शोल्डर पे, उसको आपने फॉलो करना होता है। वो इस सेंस में यूज साइन एंड सिंबल। डिफेंस में तो ये बड़ा थॉरली इसको होता है और प्राइवेट सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट होता है। यूज स्टोरीज, उसमें आप कोई आपकी जो उसमें स्टोरीज हैं वो बता सकते हैं, जो आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप बताते हैं, और वो बाद दफ़ा सिंबॉलिक फॉर्म में भी आपने उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है। यूज़ राइट्स एंड सेरेमनीज, और आपने इसी तरह, ये पहले भी मैंने बता दिया, आपने सेरेमनीज को भी देखना होता है। वो जो चीज़ें बीइंग सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू एक्सटेंस टू विच ए कंपनी शुड and thus channel resources forward, improving one of more segments of society other than in shareholders. Companies with recognized brands tends to the specially vulnerable to criticism, so they are prone to be among the first to act socially responsible. ये है जी हमारी नेक्स्ट स्लाइड, इसको मैंने एडवांस में एक्सप्लेन कर दिया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके स्टेक होल्डर्स हैं। द एक्सटेंट टू विच कंपनी शुड और डू चैनल रिसोर्सेज टुवर्ड्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी, हमारी सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेक होल्डर्स कौन है? एनी पर्सन और ग्रुप दैट इज इंपॉर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ द कॉरपोरेशन, जो किसी भी अदारे की कामयाबी के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे लिए स्टेक होल्डर कहलाता है। अब ये छोटी सी एग्जांपल दी गई है जिसमें ये चार्ट्स है, ये आप देखेंगे, इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, सेंटर में बिजनेस है, एक तरह से स्टेक होल्डर्स हैं, फिर मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कम्युनिटी है, कस्टमर्स है और सप्लायर्स हैं। और इस सब किसके साथ लिंक हैं? आपके बिजनेस के साथ लिंक है। इसमें से एक भी बंदा अच्छे तरीके से अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने में उसके लिए परेशानी होगी। तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। The managerial capitalism or classic view of society responsibility would suggest that the corporation is primarily responsible to its stakeholders. Stakeholder theory suggests the opposite, that the corporation is responsible to all corporate stakeholders affected by its decision.
Moral minimum is the middle ground between the classic view and stakeholder theory, which suggests that the corporation should be free to strive for profit as long as it commits no harm. How to improve social responsiveness? There is no one answer. Some companies are proactive, being socially responsible in all of their decisions. Other pay as little attention to being socially responsible as possible, and other become more socially responsible because they are receiving a gentle reminder from various stakeholders. Some companies use a corporate social audit टू मैयर हाउ सोशली रिस्पॉन्सिबल दे आर। तो देखें इन्होंने बताया कि कुछ कंपनियां इसको अच्छे तरीके से फॉलो करती हैं, कुछ मिडिल लेवल पे फॉलो करती हैं और कुछ बड़ा रिजिडली फॉलो करती हैं। अब ये देखें कितनी अच्छी बात की लास्ट सेंटेंस में कि कई कंपनियों का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑडिट भी होता है और वो देखते हैं कि हम सोशली एथिकली किधर स्टैंड कर रहे हैं और अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्रूव भी करते हैं। अब अगला टॉपिक है जी मैनेजिंग डाइवर्सिटी, प्लानिंग एंड implementing organizational system and practice to manage people to maximize advantage and minimize disadvantage। उसमें आपने अपना ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को इतना बेहतर करना है कि उसको अपने चीज़ों को लेकर चलना है और मैक्सिमम एडवांटेजेस को बढ़ाना है और मिनिमाइज करना है, एडवांटेजेस को मैक्सिमाइज करना है जिससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और डिसएडवांटेजेस जिनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस में हर्डल्स आ रही हैं उनको आपने मिनिमाइज करना होता है। डाइवर्स डिस्क्राइब्स ए वर्कफोर्स कंप्राइज ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स। इसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं, इनका आप ग्रुप भी बना देते हैं। जिन लोगों की नेचर मिलती है आप कोशिश करते हैं उनको इकट्ठा कर दें, किसी भी डिपार्टमेंट में उनका ग्रुप बना दें ताकि आपको उनकी परफॉर्मेंस को आप अच्छे तरीके से उनसे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। फिर है जी बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, इसमें रेशियल एंड एथनिक ग्रुप। अब हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा है जी, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डाइवर्स वर्कफोर्स रेफर्स टू 2 और मोर ग्रुप, जिस तरह पिछले जिक्र हुआ, ईच ऑफ हुज मेंबर्स आर आइडेंटिफाइबल एंड डिस्टिंग्विशेबल बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखें, अब फर्ज करें सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है और इस्लामाबाद है, इसमें डिफरेंट गिलगित बल्तिस्तान है। अब हमारी नॉर्मली कोशिश ये होती है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन एरियाज़ में काम कर रही है तो वो कोशिश करते हैं कि वहाँ का लोकल बंदा ही हायर करें जो पश्तो स्पीकिंग हो, या अगर पंजाब में हायरिंग हो रही है तो वो पंजाबी स्पीकिंग हो, या सिंध में हायरिंग हो रही है तो उर्दू स्पीकिंग हो, ताकि वो अच्छे तरीके से वहाँ के कल्चर को भी समझता होता है। और इसमें रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स होते हैं जो बाद इन चीज़ों को बड़ी वेटेज देते हैं। अगर एक पठान से बात करेगा या पंजाबी से, सिंधी से, उर्दू स्पीकिंग से बात करेगा, आपस में अगर वो सेम लेवल पे होंगे तो उनको कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होगा और जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से उसको अपना मौक़िफ़ बयान कर सकेंगे और आपको उसका फ़ायदा होगा और आप अच्छे तरीके से किसी भी सेल्स की लीड को क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, वुमन, अब हमारे यहाँ ये बड़ा एक टची टॉपिक है। कई ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन औरतें भी काम करती हैं और इनका भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इनके लिए भी हमें एथिकली कोड ऑफ कंडक्ट डिज़ाइन करने होते हैं, स्पेशली उनकी ड्रेसिंग के हवाले से, उनके साथ बिहेवियर के हवाले से और उनके साथ किन किन लिमिट्स के अंदर रहते हुए आपके जो को वर्कर्स हैं उन्होंने उनके साथ काम करना है और उनके साथ बातचीत करनी है या उनको ड्यूटी असाइंस करनी है। कुछ जो ख़वातीन है सबॉर्डिनेट्स होती हैं, कुछ ख़वातीन का रोल बॉस का होता है, तो वो सारी चीज़ें उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में बताई जाती हैं। ओल्डर वर्कर, जो आपके जो पुराने लोग हैं जो अभी रिटायरमेंट के करीब हैं या उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक अपना ज़िंदगी का एक अच्छा हिस्सा दिया है, वह उसको सर्व किया, आपने उनको भी बड़ा अच्छे तरीके से पैम्पर करना होता है और उनका ख्याल करना होता है कि अगर वो एज के किसी हिस्से में आ गए हैं कि उन्होंने अपनी जवानी में ठीक ठाक कंट्रीब्यूट करके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाया है, फिर नॉर्मली उनको अब बेनिफिट्स मिलते हैं जो पेंशन की फॉर्म में होते हैं, ओल्ड एज बेनिफिट्स होते हैं और कई कंपनियां तो आपकी रिटायरमेंट के बाद आपकी मेडिकल बेनिफिट्स भी देती हैं। ये ज़बरदस्त बात है। जो कंपनियां असल में बुढ़ापे में अपने जो वर्कर्स हैं उनको लुक आफ्टर करती हैं तो वो बहुत ही ज़ाहिर है उसकी वजह से बाकी जो को वर्कर्स होते हैं उनका मोटिवेशनल लेवल भी इंक्रीज़ कर जाता है। ज़्यादा ये फैसिलिटीज़ तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में होती हैं लेकिन सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी ये चीज़ें लोग एंजॉय कर रहे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी अवेयरनेस प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ रही है कि अपने जो आपके जिन ऑर्गेनाइजेशन में एक उम्र तक किसी भी आदमी ने या औरत ने
उसको सर्व किया है और कंट्रीब्यूट करके उसको सक्सेस की तरफ लेके गए हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिटायरमेंट के बाद भी उसका ख्याल करती है। पीपल विद डिसएबिलिटीज, अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि अब स्पेशली ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं उसमें काम के दौरान लोगों को डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई हाथ कट जाता है, पाँव कट जाता है। वैसे तो वो इंश्योर्ड होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी भी उनको लुक आफ्टर करती है, उनको अपनी जॉब से फारग नहीं करती और उनको किसी ऐसे रोल में डाल देती है कि वो अपनी डिसेबिलिटी को एक तो उससे कॉम्प्लेक्स में ना आ जाएं और उसमें ऐसा काम देते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से उसको परफॉर्म कर सकें और उनके लिए उनकी टीम का हिस्सा बने रहें। सेक्सुअल और अफेक्शनल ओरिएंटेशन, अब पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसमें फीमेल्स वर्कर्स के साथ काफ़ी इश्यूज आते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने लॉज भी पास कर दिए हैं जिसके तहत अगर किसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन में अब्यूज़ किया जा रहा है तो वो उस लॉ का फ़ायदा उठाते हुए पहले अपना इंटरनल एचआर को रिपोर्ट करती है। अगर एचआर अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करती है और उसको अगर उसका डिसीजन दे के उसका कोई सोल्यूशन दे देते हैं, अदरवाइज उसका ये राइट है कि वो ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर भी इस चीज़ को अपने केस को फाइट कर सकती है। अब है जी बैरियर्स इन डीलिंग विद डाइवर्सिटी, अब इसमें जो है ना मुख्तलिफ लोगों को डील करने में हमें कौन कौन से बैरियर, सेवरल बैरियर्स इन डीलिंग विद डाइवर्सिटी इंक्लूड स्टीरियोटाइपिंग, प्रीजुडाइस और उसके बाद एथोनोसिन, ठीक है। इसमें अब इसको वन बाय वन ब्रीफ करते हैं। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? एट्रीब्यूटिंग स्पेसिफिक बिहेवियर ट्रेट बेस्ड ऑन अपैरेंट मेंबरशिप इन ए ग्रुप। कुछ लोगों ने शुरू से ही नेगेटिव माइंड के साथ आते हैं, जो स्टीरियोटाइप किस्म के लोग होते हैं कि यार ये काम नहीं हो सकता। वो अपने आप को तो खराब कर रहे होते हैं लेकिन अपने साथ साथ अपने को वर्कर्स को भी खराब कर रहे होते हैं और उन्होंने एक माइंड सेट बनाया होता है कि यार बस अकेले कुल हम ही हैं, हम जो कुछ करें ये ठीक है और बाकी किसी को कुछ पता नहीं। अब उनकी स्टीरियोटाइपिंग की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान होता है और कुछ लोग सफ़र भी करते हैं और अगर वो की पोजीशन पे हैं तो वो ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अपने को वर्कर्स को भी नुकसान। और इसमें जो इंटरनल पॉलिटिक्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी पीक पे होती है। प्रीजुडाइस जो होता है, बायस दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रीजुडाइजिंग सम बेस्ड ऑफ ट्रेड्स। अब इसमें क्या होता है कि आप किसी ट्रेड के ऊपर या किसी एथनिज्म के ऊपर, यानी कि कोई पठान है तो वो पठान को फेवर दे रहा है, ठीक है, अनड्यू फेवर दे रहा है। अगर कोई आपका बॉस है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है और उसने अपने किसी एक्स कुलीग को अपना सबॉर्डिनेट रखा, उनकी आपस में पहले से ही अच्छी सलाम दुआ है, वो उसको फेवर दे रहा है, तो जिसका वजह से नुकसान किसको होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन को होता है। तीसरा है जी, अ टेंडेंसी टू व्यू मेंबर्स ऑफ own group as the center of the universe and better than other groups। अब उसमें ग्रुपिंग भी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और लॉबिंग भी होती है, स्पेशली डिपार्टमेंट्स के अंदर। कोई डिपार्टमेंट ये समझ रहा होता है कि जी मैं ही कंपनी का मेन पिलर हूँ, बाकी डिपार्टमेंट्स तो कुछ भी नहीं कर रहे। जिस डिपार्टमेंट में ये सोच पैदा हो जाती है वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ा नुकसानदेह होते हैं और उनकी सोच को रिमूव करना होता है। और इस सोच को रिमूव करने के लिए ज़रूरी है कि आप इंटरनल डिपार्टमेंट मीटिंग्स भी कराएं और उनको एवेलुएट करें। अगर कोई हर्डल्स आ रही हैं तो उनको मौके पे आप रिजॉल्व करें। इसमें बैरियर इन डीलिंग विद डाइवर्सिटी में अगला है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में बिहेवियरल बायस टुवर्ड्स और अगेंस्ट ए पर्सन बेस्ड ऑन ए ग्रुप टू विच द पर्सन बिलोंग। डिस्क्रिमिनेशन में होता है कि फेमिनिज्म में बाज़ दफ़ा ख़वातीन को थोड़ा सा लेवरेज मिल जाता है कि वो बीइंग ए वुमन उनको लोग ज़्यादा इतना मतलब ऑफिशियली असाइनमेंट्स पे इतना टाइट नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर कोई एक मर्द है उसको कोई असाइनमेंट्स दी गई हैं तो उसको इतना इतना ज़्यादा टाइट किया जाता है। वो फिर बाद वो सोचता है कि यार ये तो है तो मेरे लेवल की, मेरे बराबर की मेरी कुलीग है फीमेल, लेकिन इसको खातून होने का कभी ना कभी बेनिफिट मिल जाता है। हालांकि इंटरनेशनली फॉरेन में इस तरह नहीं होता, उसमें एक मर्द और खातून को बिल्कुल बराबर समझ जाता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्योंकि फ़ीमेल की रिस्पेक्ट की जाती है, बाज़ दफ़ा ये चीज़ भी आड़े आती है और जिसकी वजह से उस फीमेल को फ़ायदा होता है। लेकिन आपका जो ओपोनेंट वर्कर है, जो मेल वर्कर है, वो बाज़ दफ़ा ज़हन में सोचता है कि यार मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। फिर है जी टोकनिज्म, symbolically appointing a small number of minority group members to high profile position instead of seeking full representation for the group। अब इसमें बात वही होता है कि किसी भी आदमी को एक सिंबॉलिक पोजीशन दे दी जाती है और की पोजीशन दी जाती है, उसका एक्सपीरियंस होता है,
और बाद दफ़ा नीचे वाले आपके जो को वर्कर्स हैं वो सोच रहे होते हैं कि यार ये इस पोजीशन का अहल नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने ऑर्गेनाइजेशन में इतना सर्व किया होता है कि आप उसको बाद जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं उसके प्रोफाइल को वो नहीं देख रहे होते, लेकिन वो ये देख रहे होते हैं कि यार इसको नाजायज़ हमारे सर पे ला के बिठा दिया गया है और ये बंदा काम का नहीं है और इसकी जगह हम प्रमोट होकर ऊपर आ सकते थे, लेकिन इसके पीछे कंपनी की मसलियत होती है। सिंबॉलिक से ये मुराद होता है कि उस आदमी का या उस पर्सनैलिटी का एक नाम होता है जो कि मार्केट में लोग जानते हैं, और उसके नाम की वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन की एसोसिएशन की वजह से कंपनी की वर्थ और वेटेज में इजाफा होता है, जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय ये चीज़ समझ नहीं रहा होता। अच्छा जी, अब हम इसको समराइज करते हैं। इसमें आज के चैप्टर में हमने क्या सीखा, इसकी समरी है कि मैनेजर मस्ट बी कंसर्न विद हाउ एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू वर्क गुड डिसीजन एंड सक्सेसफुली मैनेज देयर एम्प्लॉयज given the challenges that each one of these issue present। एक तो मैनेजर मस्ट बी कंसर्न विद हाउ एथिक्स एंड सोशल, उनको कंसर्न होना पड़ता है कि जी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स क्या हैं, उसका डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट, देयर एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजन, उसमें उनकी फैसला करने में आसानी देता है, एंड सक्सेसफुली मैनेज देयर एम्प्लॉयज़, और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मैनेज करने में आसानी होती है। गिव द चैलेंज, और उनको वो जो चैलेंज देता है, दैट ईच वन ऑफ दीज इश्यूज प्रेजेंट, और जो इनके सामने जो भी मसाइल जो को वर्कर्स लेके आते हैं, आप उनको उसका एथिकली जो कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ अगर चल रहे होते हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है कि मेरी इस काविश की वजह से लोगों तक नॉलेज शेयरिंग हो रही है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि ये जितना भी लोगों तक पहुँचेगा ये सदका जारी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप सबका हामी और नासिर हो इंशाल्लाह। हैव अ नाइस वीकेंड। और कल मैंने जिस तरह अभी शुरू में भी बताया था, कल संडे है। संडे वाले दिन इंशाल्लाह मॉर्निंग में 11 से 12 बजे तक फेसबुक पे मेरा पेज है FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स इन पाकिस्तान, उस पर मैं लाइव आऊँगा, और इस पूरे हफ्ते के अंदर जो भी मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाए हैं इसमें अगर कोई क्लैरिटी लेना चाहे तो वो भी मुझसे ले सकेगा, क्योंकि ये मुख्तसर वक्त है। तो आप अपने जो सवाल हैं पहले से नोट करके रखें, और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम सवाल लूँ और मुख्तसर वक्त में उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।